हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2506 द डिफेंस अगेंस्ट चीटिंग। 1। झंग यी के पीछे आसमान को ढकता हुआ एक काला भंवर डार्क वॉर्टेक्स फैल गया, जैसे उसने अनदेखी गहराइयों से पूरी काली नदी को ऊपर खींच लिया हो। काली लहरें नीचे की ओर बढ़ी और वे जहां से भी गुजरी वहां न केवल गर्मी खत्म हुई बल्कि जलने का एहसास तक मिट गया। मैग्मा सी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा दिखने लगा जैसे उसे रात ने निगल लिया हो और वहां की आग टिमटिमाते हुए बुझने लगी। कैंग ह्यूलियू कराह उठा। उसके पिघलते हुए दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसके मुंह के कोने से मैग्मा जैसा खून टपकने लगा। झंग यी के हमले का झटका उसके लिए पहले से ही बर्दाश्त के बाहर था। वो इतना कमजोर नहीं था, लेकिन फायर डीमन के हमले ने उसे पहले ही बुरी तरह घायल कर दिया था। उस्तादों की जंग में एक छोटी सी कमी भी जानलेवा हो सकती है। इस वक्त उसकी एनर्जी में जरा सी भी कमी झंग यी को उसके जख्मों को कुरेदने और अपनी बढ़त बनाने का मौका दे रही थी। क्या झुरोंग किंगडम में फायरी हेल का कोई तीसरा ओवरलॉर्ड नहीं है? झंग यी ने नीचे कैंग ह्यूलियू की तरफ देखा और सर्द आवाज में कहा, वो शख्स कहाँ है? झंग यी आसपास की हलचल पर पूरी नजर रखे हुए था। झुरोंग किंगडम का तीसरा इलाका सबसे खास केंद्र कोर था। फायर गोस्ट ने बताया था कि उस जगह को फायर मैरो सेक्रेड पूल कहा जाता है, जो झुरोंग क्लैन के लिए एक बेहद अहम जगह थी। हालांकि वो जगह इतनी रहस्यमयी थी कि फायर गोस्ट को भी नहीं पता था कि वो असल में कैसी है। उन्हें बस इतना पता था कि वो झुरोंग क्लैन की ताकत का जरिया है। शुरुआत में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और वो एक साथ दो दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर भी फ्लेम प्रिजन का तीसरा ओवरलॉर्ड सामने नहीं आया, जिससे उसे शक होने लगा। आखिर वो फायर मैरो सेक्रेड पूल कितना जरूरी है? पूरी नस्ल के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। फिर भी क्या वो तीसरा पक्ष अभी तक छिपा हुआ है? हे, तुम्हें क्या लगता है तुम इसके काबिल हो? कैंग ह्यूलियू अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। पीछे हटने के बजाय उसने अपना सिर उठाया, जिससे उसकी पीठ पर सुर्ख आग वाले पंख फायरी विंग्स दिखाई दिए, जो रहस्यमयी निशानों रून्स से ढके थे। उसने पूरे शहर के नीचे मौजूद लावा के समंदर को एक विशाल जाल की तरह खींच दिया, जिसकी लाइनें इतनी घनी थी कि नंगी आंखों से पहचानी नहीं जा सकती थी। मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। द कर्टन ऑफ अन्नाइलेशन। उसने अपने विशाल आग वाले पंख फड़फड़ाए और दूर मैग्मा के महासागर से गर्मी की खौफनाक धाराएं आसमान में चढ़ गई, जिससे लाल बादलों का एक विशाल शामियाना सा बन गया। आसमान के नीचे हर चीज मुड़ने डिस्टोर्ट लगी और बेइंतहा गर्मी ने उस इलाके को एक भाप से भरी कोठरी जैसा बना दिया, जहां टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही वो पर्दा गिरा, 300 मील के दायरे में मौजूद ज्वालामुखी और लावा के टावर एक साथ पिघलकर ढह गए, जिससे पिघली हुई धातु की मूसलाधार बारिश होने लगी। उसका इरादा चौतरफा दबाव बनाकर दुश्मन के डिफेंस में दरार डालने का था। लेकिन झंग यी बिल्कुल शांत रहा। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो, सेन्लियो वैंगसियंग के अंदर उसे इससे क्या फर्क पड़ता, जब तक एनर्जी उसके एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस की बर्दाश्त के अंदर है, उसका उस पर कोई असर नहीं होगा। सेन्लियो वैंगसियंग खामोशी से घूम रहा था और वे 3000 गेट्स 3000 गहरे कुओं की तरह थे, जो आग की हर बूंद, हर बारिश और पर्दे की हर थरथराहट को निगल रहे थे। उसी समय उसने अपनी बाई आंख में वक्त की सुई सेकेंड हैंड ऑफ टाइम को एक पायदान आगे बढ़ाया, जिससे अगले 5 सेकंड उसके सामने एक पतली लकीर की तरह खुल गए। वो लगातार दुश्मन की ताकत इकट्ठा करता रहा और द सिन ऑफ ब्लास्फेमी को वो थोड़े ही
वक्त में कुछ और बार इस्तेमाल करने की काबिलियत रखता था। खुद को नजरअंदाज होते देख कैंग ह्यूलियू और भी आग बबूला हो गया। उसने अपना हाथ सीने के जख्म पर दबाया और चमत्कारिक रूप से बहुत ज्यादा गर्मी का इस्तेमाल करके उस घाव को वेल्ड कर दिया ताकि खून रुक जाए, और फिर उसी चोट के साथ मौत तक लड़ने का फैसला किया। अचानक उसके आग के पंख बंद हुए और पानी के नीचे मौजूद आग के सबसे पुराने घंटों फायर बेल्स की कतार एक साथ बज उठी। अर्थ्स कोर रेजोनेंस। पूरी जमीन की बनावट ऐसी लगी जैसे उसे खींचकर दूसरी जगह लगा दिया गया हो, और लावा का समंदर शहर के चारों तरफ आधा चक्कर घूम गया। एक पल में जमीन और आसमान उलट गए और दिशाओं का एहसास ही खत्म हो गया। झंग यी ने देखा कि मैग्मा का महासागर किसी उल्टे हुए कांच के गोले क्रिस्टल बॉल की तरह आसमान में घूम रहा है। क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूं? झंग यी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहा है। इस मोड़ पर उनकी हर हरकत बस एक आखिरी कोशिश, डेस्परेट स्ट्रगल से ज्यादा कुछ नहीं थी। वक्त की सुई दुश्मन के हर हमले का अंदाजा पहले ही लगा सकती थी। वो टस से मस नहीं हुआ और उसके पैरों के नीचे एक पारदर्शी सीढ़ी दिखाई दी। वो एक एक कदम बढ़ाकर उस अदृश्य सीढ़ी से कैंग ह्यूलियू की तरफ नीचे उतरने लगा। उसके हाथ में मौजूद एटर्नल स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट से एक ठंडी और डरावनी रोशनी निकल रही थी। उसने अचानक अपने बाएं हाथ को हवा में तलवार की तरह चलाया। डायमेंशनल स्ट्रिंग ने समंदर में सैकड़ों दरारें काट दी, जिससे उन घंटों फायर बेल्स के गूंजने वाले सारे रास्ते बंद हो गए। कैंग ह्यूलियू की पुतलियां सिकुड़ गई। वो आखिरकार समझ गया कि झंग यी की काबिलियत कितनी भयानक थी। ये हमले और बचाव का एक मेल था, वक्त और स्पेस का एक संगम, और इसके पास नेदरवर्ल्ड की खास एनर्जी भी थी। ऐसे दुश्मन से भला कौन न डरेगा जिसका कोई कमजोर पहलू ही न हो। कोई और तरीका? वक्त खत्म होने वाला है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, नेदरवर्ल्ड बेरियल तलवार की धार से बहने लगा, जैसे पानी का कोई काला पर्दा दूर खड़े कैंग ह्यूलियू के शरीर से उसका अस्तित्व मिटाने के लिए बढ़ा हो। तलवार का एक ही वार पूरे आसमान में फैल गया, रोशनी को ढंकते हुए सीधे अपने निशाने की तरफ। आग के पंख कांप उठे और कैंग ह्यूलियू का दिल बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो गई। तुम जमीन के इस कोर में अजेय कैसे हो सकते हो? ये तो हमारे झुरोंग क्लैन के रहने की जगह है, हमारा घर है। झंग यी की नजर शांत थी। किसने कहा था कि तुम अपनी दहलीज से बाहर निकलकर मेरे दरवाजे पर कदम रखो? कैंग ह्यूलियू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। अब मौत तक लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो किसी तीसरे फायरी प्रिजन ओवरलॉर्ड के बचाने की उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर झुरोंग क्लैन खत्म भी हो जाए तो भी फायर मैरो सेक्रेड पूल को खोया नहीं जा सकता था। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। उसने अपने पंख पीछे की ओर मोड़ लिए और खुद को एक ठंडे सफेद तीर में बदल लिया, जिसके पीछे आग की एक पूंछ थी जो सीधे झंग यी के सीने की तरफ बढ़ी। उसने अपनी सारी मशीनरी, जाल, गूंज, रेजोनेंस, पिघला हुआ पानी और ठंडी लपटों को इस एक टक्कर में झोंक दिया। जब तक सब खत्म न हो जाए, पीछे मुड़ना नहीं। ये उस जुआरी की तरह था जिसने अपनी सारी चालें चल दी हों और अब उसके पास बस आखिरी दाव बचा हो। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जमीन और आसमान एक सीधी लकीर में खिंच गए हों। झंग यी ने अपनी तलवार उठाई। स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट हाथ में थी और तलवार की धार पर एक पतली, स्थिर रोशनी धड़कन की तरह चमक रही थी। उसने तलवार को किसी बड़े घेरे में नहीं घुमाया। उसने बस तलवार की नोक से एक बहुत छोटा सा दायरा बनाया। स्ट्रिंग अनरैवलिंग स्टार नेटवर्क ने उसी घेरे के अंदर अपने मोहरे सजा दिए। 3600 स्पेशल फिशर्स आपस में मिलकर एक अदृश्य जाल बन गए, जो ठीक उसी रास्ते पर थे जहां से कैंग ह्यूलियू को गुजरना था। नेदरवर्ल्ड बेरियल उस जाल के अंदर से एक उल्टी लहर की तरह आगे बढ़ा। धूम, आग का एक समंदर जिसके केंद्र में तलवार की एनर्जी थी।
200 मील के दायरे में फैल गया और लावा आसमान में फव्वारे की तरह छूटने लगा। गुंबद की आग वाली परत हिल गई, जिससे मीलों तक एक काला निशान बन गया। वो निशान एंटीमैटर और जबरदस्त गर्मी के थे। ऐसा लगा जैसे हवा की एक परत नीचे गिर गई हो, और आवाज आधा सेकंड की देरी से जमीन को अंदर से बाहर तक हिला गई। एजियोफायर स्ट्रीम ने उस जाल को जबरदस्ती पार किया। उसके शरीर पर अनगिनत दरारें आ गई, जिनमें से हर एक को ठंडी लपटों ने वेल्ड करके बंद किया था। सारे हमलों को नेदरवर्ल्ड की लहरों ने धूल और कणों में बदल दिया, और आखिरकार वे शून्यता, नथिंगनेस में गायब हो गए। कैंग ह्यूलियू समंदर की सतह पर बड़ी मुश्किल से खड़ा था और बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने अपनी आंखें उठाई। उसके गले से एक धीमी गुर्राहट निकली। नामुमकिन। तुम्हारे लेवल के किसी इंसान के पास ऐसा डिफेंस होना ही नहीं चाहिए। तुम चीटिंग कर रहे हो। झंग यी ने अपनी उंगली उठाई और हल्के से तलवार की धार पर मारी, जिससे एक सुरीली और गूंजती हुई दहाड़ निकली। तुम भी चैटिंग कर सकते हो। कौन सा कानून कहता है कि तुम नहीं कर सकते? चैप्टर 2507 द डिफेंस अगेंस्ट चीटिंग 2। कैंग ह्यूलियू का सीना तेजी से धड़क रहा था जब उसने दूर अपने शहर की तरफ देखा। शहर की दीवारें ढह रही थी, जंग के झंडे गिर रहे थे, और उसके जनरल्स आग की बारिश के बीच एक एक करके लड़ रहे थे। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, और जब दोबारा खोली तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़ने का जज्बा बचा था। चलो फिर। उसने फायरविंग को एक लंबे भाले, स्पीयर की तरह मोड़ लिया, और पूरे समंदर ने उस भाले की रीढ़ का रूप ले लिया। दी फायरी हेलफॉल सन। वो आधे समंदर की गर्मी को एक बिंदु पर सिकोड़ना चाहता था, ताकि झंग यी के दरवाजे में एक छोटा सा सूरज ढूंढ सके और देख सके कि क्या उसका डिफेंस इसे निगल पाता है। जिस पल भाला चलाया गया, आधी दुनिया सफेद हो गई। झंग यी ने एक कदम आगे बढ़ाया। ब्रह्मांड की सारी चीजें एक जगह सिमट गई, और 3000 गेट्स उसके सामने 3000 पतली ढालों की तरह खड़े हो गए। नेदरवर्ल्ड का विशाल खजाना उसके पैरों के नीचे से ऐसे फैल गया जैसे समुद्र तट पर लहरें फैलती है। उसकी पुतलियों में घड़ी की सुई टिक टिक करती आगे बढ़ी, और उसने 5 सेकंड बाद उस भाले की नोक को देखा, जो ठीक उसकी तलवार की धार से 1 इंच की दूरी पर टिकने वाली थी। उसने अपनी तलवार वही टिका दी। अगले ही पल भाले की नोक उससे टकराई। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, बस एक हल्की सी टैप की आवाज आई। ग्रेट ट्रेजरी ऑफ दी नेदरवर्ल्ड ने उस बिंदु को तलवार की धार पर खींच लिया, और सूरज के दिल से उसका छोटा सा केंद्र, कोर, निकाल लिया। इससे बैलेंस बिगड़ गया। वो सफेद रोशनी उलझकर अनगिनत धागों में बदल गई और खुद को ही चीरते हुए टुकड़ों में बंट गई। धमाके की आवाज ठीक समय पर पीछे पीछे आई। एक पल की देरी से पहुंचकर उसने दूर के टावरों की चोटियों को एक एक करके सपाट कर दिया। कैंग ह्यूलियू लड़खड़ा गया। पहली बार उसकी नजर पूरी तरह डगमगा गई, और उसने धीमी, फटी हुई आवाज में पूछा, क्यों? तुम मेरी अगली चाल का इंतजार क्यों कर रहे थे? झंग यी ने शांति से कहा, क्योंकि तुम्हारी हर चाल तुम्हारे चेहरे पर लिखी होती है। कैंग ह्यूलियू आसमान की तरफ दहाड़ा। उसके आग के पंख पूरी तरह फैल गए, और उसने जबरदस्ती अपने सीने में मौजूद डार्क फायर के आखिरी छल्ले को जला दिया। उसकी आकृति अचानक और ऊंची उठी, जैसे समंदर के दिल से कोई नया ज्वालामुखी निकल रहा हो। उसने सारी तकनीकें, सारी रणनीतियां और सारे हथियार छोड़ दिए, और सिर्फ एक बात पर ध्यान लगाया, टक्कर। तो फिर चलो, टकराते हैं। उसने अपने शरीर को ही भाले की तरह इस्तेमाल किया, और आग की एक पूंछ मीलों तक आसमान को चीरती हुई निकली। झंग यी ने अपनी आंखें ऊपर की, और उसकी आंखों में घड़ी की आखिरी टिक धीरे से गिरी। उसने अपनी 3 काबिलियतों को एक ही लाइन पर जोड़ दिया। सबसे पहले मीरियड फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स, बीच में डायमेंशनल स्ट्रिंग डिसेक्शन, और आखिर में ग्रेट बैरियल ऑफ द अंडरवर्ल्ड।
पहली काबिलियत सारे हमलों को सोखने देती है, जो इसे सबसे बेहतरीन डिफेंस बनाती है। दूसरी काबिलियत पलक झपकते ही काटने और लॉक करने वाला हमला है। तीसरी काबिलियत बिना किसी भेदभाव के सारी ताकतों को निगलने वाली खूबी है, जो दुश्मन की स्किल की ताकत को कमजोर कर देती है। ये ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति, बिना किसी कमी के थी। इसमें टाइम हैंड को भी जोड़ दे, जो भविष्य देख सकता है, तो ये व्यावहारिक रूप से सबसे मुकम्मल एबिलिटी सिस्टम है। झंग यी ने एक ही पल में चारों काबिलियतें खोल दी। तलवार के एक ही वार से सब खत्म। एक ही लकीर ने सब जोड़ दिया। तलवार की धार के नीचे एज़्योर फायर स्टाइल के सीने के कवच पर खामोशी से एक काली लकीर दिखाई दी। उस काली लकीर में न तो रोशनी थी और न ही गर्मी, लेकिन अगले ही पल वो लकीर दाएं और बाएं फट गई, जैसे किसी ने रात के आसमान में छेद कर दिया हो। आग के इस ओवरलॉर्ड का शरीर हवा में ही जम गया। पहले आग के पंख नीचे गिरे, फिर कंधे, फिर सीना और आखिर में दिल। वो अब भी हाँफ रहा था। वो अब भी झंग यी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में झटका, नफरत, गुस्सा, बेतुकी शर्मिंदगी और एक गहरा दुख भरा था। जमीन वाले इंसान, क्या तुम इस लावा के समंदर के हर शख्स को मार दोगे? झंग यी की आवाज शांत रही। ये जंग तुमने शुरू की थी, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आज के बाद से तुम्हारा ये लावा का समंदर हमारे कब्जे में होगा। दूरी पर 3 जंगी जहाजों, वॉरशिप्स की मेन कैनन्स ने शहर के ऊपर आसमान में प्लैटिनम और सिल्वर ब्लू रंग की 3 सीधी लकीरें खींची, जिससे फ्लेम प्रिजन सिटी के एंटीसी फॉर्मेशन के बीच में 3 बड़े छेद हो गए। मैकेनिकल लीजन काली लहर की तरह अंदर घुस गई और सड़कों और गलियों में शैडो फोर्सेस फैल गई। यान्यू सिटी का डिफेंस काफी मजबूत था, इसलिए झंग यी ने लू केरन को मुख्य जंग में शामिल किया था, और उसका यह फैसला सही साबित हुआ। फ्लेम प्रिजन सिटी में और भी कई ताकतवर लोग मौजूद थे। 3 सुपर बैटलशिप्स और तियानहाई फोर्ट्रेस की मौजूदगी ने यकीनन उनके नुकसान को कम कर दिया था। झंग यी ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और मीरियड फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स धीरे धीरे रुक गया, जबकि नेदरवर्ल्ड का विशाल खजाना लहर की तरह पीछे हट गया। वो बिना मुड़े कैंग ह्यूलियू के पास से गुजर गया। उनके पीछे आग के समंदर से एक लंबे समय से थमी हुई टूटने की आवाज गूंजी। कैंग ह्यूलियू समंदर की सतह पर घुटनों के बल गिर गया। उसके सीने की रोशनी हवा से बुझी बत्ती की तरह 2 बार डगमगाई और बुझ गई। अपने आखिरी पलों में उसने शहर की ओर ऊपर देखा। उसके होठों से सिर्फ 2 शब्द निकले, मैं राजी नहीं हूं। झंग यी ने अपनी नजरें नीची की और शांति से कहा, इस नफरत को याद रखना, लेकिन अगले जन्म में फिर कभी गलत दुश्मन मत चुनना। हमें अपना दुश्मन चुनना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। फायरी प्रिजन सिटी की गर्मी की लहरों में टावर की परछाई कांप रही थी। झंग यी और कैंग ह्यूलियू जंग के लिए निकल गए थे और मैदान दोनों नस्लों की सेनाओं के लिए छोड़ दिया था। काली स्टील की फौज कयामत की बाढ़ की तरह सीधे अंदर घुस गई। एक के बाद एक ताकतवर एनर्जी कैनन्स उठाए गए, और जब वे सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, तभी उन्होंने झुरोंग कबीले की सेना पर हमला बोल दिया था। टेक्नोलॉजी का फर्क बहुत ज्यादा था। जंग शुरू होने से पहले ही झुरोंग लीजन ने अपने 5वें हिस्से के सैनिकों को खो दिया था। फिर उन्होंने खास तौर पर इनह्यूमन्स के लिए बनी ढाले, शील्ड्स उठाई, जिससे शैडो फोर्सेस को आगे बढ़ते हुए कवर मिला। अपने पिछले तजुर्बे की मदद से अंकल यू, फैटी क्षू, डेंग शेंटोंग और बाकी सब ने इस बार बेहतरीन तालमेल दिखाया और जंग के मैदान में अपनी कलाबाजी दिखाई। ऊंची शहर की दीवारों पर एक के बाद एक योद्धा जंग में शामिल हुए और हेवनली नेवी लीजन के ताकतवर योद्धाओं से टकराए। शहर की दीवार के ऊपर एक अकेला शख्स खड़ा था, जो पीछे हटती लपटों और भयंकर जंग को देख रहा था, और उसने धीरे से आह भरी। मैंने पहले ही कहा था, झुरोंग क्लैन अभी काफी अच्छी जिंदगी जी रहा है, हमें मुसीबत क्यों मोल लेनी है? लेकिन अब
चाहे कोई जंग का पक्षधर हो या नहीं, जंग तो होनी ही थी। यान्यू सिटी के डिप्टी कमांडर के तौर पर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी नजर फैटिग शू पर पड़ी, जो अकड़ में एटर्नल फ्रीज काबिलियत का इस्तेमाल करके झुरोंग के कई योद्धाओं को बर्फ के टुकड़ों में जमा रहा था। झुरोंग क्लैन के योद्धा, जो सालों से पाताल की दुनिया में रह रहे थे, गर्मी तो झेल सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड नहीं। एक बार जमने के बाद वे तुरंत टूटते हुए बर्फ के पुतलों में बदल गए। यान यचेंग के डिप्टी कमांडर नी जी ने आग के एक गोले पर पैर रखा और फैटिग शू की तरफ तेजी से बढ़ा। आसमान के ऊपर से लू केरन, जो 3 सुपर वॉरशिप्स और एक तिएनहाई फोर्ट्रेस की मदद से पूरी यान्यू सिटी को दबाए हुए थी, उसने तुरंत एक ताकतवर एनर्जी रिएक्शन को महसूस किया। वो तुरंत चिल्लाई, ब्रदर शू, सावधान! 45,000 पॉइंट्स की एनर्जी वाला झुरोंग क्लैन का एक मेंबर तुम्हारी तरफ आ रहा है। फैटिग शू के मुंह से निकला, होली क्रैप! और उसने तुरंत ग्रुप चैट में चिल्लाकर कहा, कोई जल्दी आओ मुझे बचाने। नी जी आसमान से उतरते हुए फैटिग शू के करीब आया। उसकी काबिलियतें शुरू में कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन अचानक उसकी दाई तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, पर एक आग की लपट भड़क उठी। वो लपट किसी तेज ब्लेड की तरह उस इलाके की तरफ बढ़ी जहां फैटिग शू था। फैटिग शू ने फुर्ती दिखाई और चेतावनी मिलते ही एक विशाल बर्फ की दीवार खड़ी कर दी, जिससे उसने खुद को पूरी तरह कवर कर लिया। सिद्धांत के तौर पर बर्फ वाली ताकत आग वाले सुपर ह्यूमन के खिलाफ असरदार होती है, लेकिन जिस पल वो छोटी सी आग की लपट उस विशाल बर्फ की ढाल से टकराई, कुछ अजीब हुआ। न तो कोई बड़ा धमाका हुआ और न ही उसने बर्फ की उस मोटी परत को ऐसे चीरा जैसे किसी पतले बिस्किट को चीरते हैं, बल्कि बर्फ का वो विशाल और ठोस टुकड़ा तुरंत सफेद पानी की भाप में बदल गया और हवा में गायब हो गया। चैप्टर 2508 द डिफेंस अगेंस्ट चीटिंग 3। अब मेरी स्टेज पर जाने की बारी है। ड्रीमर जहाज पर यांग जिंगसिन की ठंडी आवाज नीचे से आई। वो मुड़ी और उसने नीचे छलांग लगा दी। हवा में काले धुएं का एक विशाल गुबार उठा और उसके बीच से एक बहुत बड़ा, सड़ा हुआ, गंदा और बेहद अजीबोगरीब कठपुतली, पपेट, निकला। उस पपेट ने बड़ी सावधानी से यांग जिंगसिन को अपनी हथेली में उठाया और उसे नीचे ले गया, सीधे फैटिग शू की लोकेशन की तरफ। इस वक्त फैटिग शू अपने सामने का मंजर देखकर पूरी तरह दहशत में था। उसने बर्फ की जो विशाल दीवार बनाई थी, वो 10 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैली थी और 500 मीटर से ज्यादा मोटी थी। उसे भारी हथियारों से भी नहीं तोड़ा जा सकता था, लेकिन अब वो सब भाप बनकर उड़ चुकी थी और चारों तरफ बस घना सफेद कोहरा बचा था। क्या वाकई ताकत का फर्क इतना ज्यादा है? फैटिग शू पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। नी जी के कदमों की आहट उसके सामने गूंजने लगी। वो अब भी एक जलती हुई लपट थी, टिमटिमाते तारों की रोशनी जैसी, न तो बहुत तेज और न ही बहुत चमकदार, बस उसकी उंगलियों पर धीरे धीरे जल रही थी। नी जी उस मैदान में सामने आया जहां फैटिग शू खड़ा था। उसकी आंखें बर्फीली और साफ थी। अपनी उंगली के एक झटके के साथ उसने वो लपट फैटिग शू के शरीर की तरफ जबरदस्त रफ्तार से छोड़ दी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी के लिए भी रिएक्ट करना नामुमकिन था। फैटिग शू के पसीने छूट गए और उसने अपना 9 टूथ रेक, 9 दांतों वाला हल, जमीन पर दे मारा। आइस स्टॉर्म, उसके पैरों के नीचे से नीले रंग की आइस एट्रीब्यूट वाली रूहानी ताकत उमड़ी और हवा की नमी के साथ मिलकर बर्फ और ओलों का एक विशाल तूफान बन गई जो आगे बढ़ा। लेकिन वो अकेली लपट उस ताकतवर दिखने वाले हमले को ऐसे चीर कर निकल गई जैसे वो कुछ हो ही नहीं। फैटिग शू की चालें उस दुश्मन के हमले को एक पल के लिए भी नहीं रोक पाई। इस बात ने उसे गहरे खौफ से भर दिया। तभी फैटिग शू के कान में एक आवाज गूंजी, भागो। फैटिग शू इस शब्द से अच्छी तरह वाकिफ था और उसने अनजाने में ही डीमन गॉड आर्मोर का इमरजेंसी एस्केप फंक्शन चालू कर दिया।
उसके पैरों से 2 नीली लपटें निकली, जिन्होंने उसे पल भर में आसमान की तरफ उठा दिया। वो आग की लपट जब हवा में थी, अचानक किसी चीज से टकराई। अदृश्य हवा अचानक एक बहुत ही सख्त ढाल, शील्ड वॉल में बदल गई थी। यांग जिंगसन हवा में खड़ी थी। उसके पीछे मौजूद एंजल पपेट ने अपने सड़े हुए बिल्कुल काले पंख फैला रखे थे और उसकी कमान बो स्ट्रिंग इंच दर इंच खिंच रही थी। मेम्स वाला वो तीर दुनिया के बुनियादी कोड को बदल देता है, जिससे हवा खुद को एक मोटी अलौकिक ढाल समझने लगती है। खाली हवा से चीजें पैदा करने की काबिलियत, सिर्फ एक सोच से ब्रह्मांड को बदल देना। हालांकि वो रुकावट सिर्फ एक पल के लिए रही, क्योंकि अगले ही पल यांग जिंगसन ने महसूस किया कि उसकी वो ढाल वाली दीवार जल रही है। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। उसे अपने सामने का ये नजारा काफी दिलचस्प लगा। देखने में तो इस ब्लैक बिशप लेवल के झुरोंग क्लैन सुपरवुमन की काबिलियतें काफी मजेदार लग रही थी। ये तो नियमों, रूल्स को भी जला सकता है। नी जी आग वाले फॉर्मेशन पर चढ़ा। उसका सुर्ख कवच उसके शरीर से चिपका हुआ था और उसका भाला, हैलबर्ड, आधे चांद की तरह चमक रहा था। उसने ऊपर उस काली जरा आर्मोर वाली लड़की की तरफ देखा, जो करप्शन के फरिश्ते की हिफाजत में उसके सामने खड़ी थी। मैं नी जी हूं, यान्यू सिटी का डिप्टी कमांडर। जमीन के ताकतवर योद्धाओं, अपना नाम बताओ। ग्वान लोंग्यू, यांग जिंगसन ने शांति से कहा। अगर तुम नियमों पर आधारित रूल बेस्ड एबिलिटी यूजर हो तो जाओ और उस उदास औरत, ग्लूमी वुमन को श्राप दो। ग्वान लोंग्यू, लगता है तुम्हारे पास भी कुछ बहुत दिलचस्प काबिलियतें हैं। नी जी ने मुस्कुराते हुए ग्वान लोंग्यू की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें डरावनी हद तक शांत थी। उसने अपने कातिलाना इरादे को दबा रखा था, लेकिन उसकी मारने की चाहत कम नहीं हुई थी। वो महसूस कर सकता था कि सामने वाला कितना ताकतवर है। ये एक ऐसा दुश्मन है जिसे कम आंकना भारी पड़ सकता है। उसने हवा में रुकावट पैदा करने के लिए अभी कौन सी काबिलियत इस्तेमाल की? क्या वो नैन था? लेकिन मेरे लिए, चाहे वो नैन ही क्यों न हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ी ज्यादा मुसीबत होगी। यांग जिंगसन की आंखें शांत थी, लेकिन उसे अपने दिल में थोड़ी सी कमी महसूस हुई, क्योंकि फायर गोस्ट्स को नी जी की काबिलियत के बारे में कुछ नहीं पता था और वे अलग अलग इलाकों के रहने वाले थे। तो इस शख्स की काबिलियत आखिर है क्या? हवा के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जांच हो चुकी है और ये यकीनन गैसीय पानी है। उसने एक ही झटके में उस मोटे इंसान की सारी बर्फ को भाप में बदल दिया, लेकिन मुझे हवा में वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर महसूस नहीं हुआ जो एक ही बार में खरबों टन बर्फ को पिघला सके। लेकिन अभी मैंने हवा से जो ढाल बनाई थी, उसे भी उसने एक ही मूव में खत्म कर दिया। यांग जिंगसन को भी वही मैसेज मिला। चाहे उसकी काबिलियत कुछ भी हो, सबसे जरूरी यह है कि उससे बचकर रहा जाए। दोनों एक दूसरे के आमने सामने डटे थे। दोनों के मन में थोड़ी आशंका थी। हालांकि यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था, क्योंकि जंग के मैदान का पूरा हाल यह था कि तियानहाई लीजन के पास जबरदस्त बढ़त थी। इसके अलावा लू केरन की तरफ से 3 सुपर वॉरशिप्स और एक तियानहाई फोर्ट्रेस की तोपें नीचे के इलाके को शिकार की नजर से देख रही थी। वो किसी भी वक्त किसी भी मोर्चे पर मदद भेज सकती है, जिसमें ये जगह भी शामिल है। सारा दबाव साफ तौर पर नी जी की तरफ था। तो फिर मेजबान होने के नाते पहली चाल मैं चलूंगा। उसने अपने हाथ में मौजूद लंबा भाला उठाया, जिसकी ब्लेड आधे चांद जैसी थी। सू सू सू। उसके चारों तरफ चिंगारियों के गुच्छे जल उठे, बहुत छोटे छोटे, जिनमें गर्मी बहुत कम थी और जिनसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन यांग जिंगसन जानती थी कि ये चीज अपनी तबाह करने वाली ताकत के मामले में यकीनन मामूली नहीं है। ब्लैक बिशप लेवल के किसी भी इनह्यूमन को कम आंकने की गलती कोई नहीं कर सकता। उनमें से हर एक अपनी नस्ल में अरबों में एक चमत्कार जैसा है। चिंगारी जलाओ,
इग्नाइट द स्पार्क। नीजी ने अपना भाला यांग जिंगसिन की तरफ घुमाया, जिससे दर्जनों चिंगारियां उड़कर उसकी तरफ बढ़ीं। दोनों के बीच हजारों मीटर की दूरी थी, लेकिन वे चिंगारियां इतनी तेज थी कि उन्हें नंगी आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन था। यांग जिंगसिन ने फॉलन पपेट को कंट्रोल किया और एक मेम एरो को पूरी तरह चार्ज करने के बाद उसे छोड़ दिया। सुनहरे तीरों की एक अंतहीन बारिश ने सामने के पूरे आसमान को घेर लिया। धप धप धप, मोजेक मोजेक जैसे पैटर्न की एक सीरीज तुरंत फैल गई, जिसने स्पेस के नियमों को फिर से लिखा और अदृश्य लेकिन बेहद सख्त धातु की ढाल वाली दीवारें बना दी। हजारों मीटर मोटी धातु की ढाल। सिर्फ ली चंगोंग जैसा कोई अजीबोगरीब एबिलिटी यूजर ही शायद उसे सीधे टक्कर देकर हरा सकता था। हालांकि जैसे ही वो लपटे हवा की उस ढाल से टकराईं, वे वहीं पर गायब हो गई। न तो कोई धमाका हुआ, न ही उन्होंने उसे चीरा। वे बस बिना किसी निशान के मिट गई। यांग जिंगसिन की नजर तुरंत तेज हो गई। उसी समय लू केरन ने ऊपर से कई एंगल वाली तस्वीरों के जरिए यांग जिंगसिन को पूरा डेटा भेजा। एनर्जी रिएक्शन बहुत कमजोर है। यह तुम्हारे डिफेंस को तोड़ने के लिए काफी नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, जारी रखो। यांग जिंगसिन शांत रही। उसने हवा में जो ढाल बनाई थी, वो सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि हजारों दीवारें एक साथ जुड़कर एक हिस्सा बनी थी। एक के बाद एक हवा की ढाल टूटती गई और यांग जिंगसिन के डीमन गॉड आर्मो ने आसपास के एनर्जी रिएक्शन को रियल टाइम में इकट्ठा किया। जल्द ही उसे एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल मिल गया, यानी हर एक ढाल टूटने के वक्त जो एनर्जी पैदा हो रही थी, वो बिल्कुल एक जैसी थी। इस दुनिया में इतने इत्तेफाक नहीं होते, सिर्फ अनिवार्यता और जानबूझकर किए गए इंसानी काम होते हैं। यांग जिंगसिन ने शांति से कहा, तो ये बस एक बहुत ही सीधा सा गणित का सवाल, मैथ प्रॉब्लम है। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट